बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दहशतगर्दी की सूरत हाल नाज़रीन कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान से, और अब कर्फ्यू का नफाज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और टांग के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया, और ये ऐलान किया गया है डिप्टी कमिश्नर टांग और डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान इनकी जानिब से, और आवाम से ताउन की अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल मैंने आपको बताई। इसके अलावा लगातार हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर आज का दिन भी खून रेजी से भरा हुआ था। मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई, ये कोयटा एयरपोर्ट रोड पर उनको शहीद कर दिया गया। आलम दीन जो हैं उनको टारगेट करके कत्ल करने का सिलसिला जारी है। हामिदुल हक साहब से ये मामला शुरू होता है, और अब ये चौथा वाक़या लगातार मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई साहब को शहीद किया गया। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है उनके ऊपर। तो ये एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की और जो लोग इक़्तिदार में लाकर बिठाए गए हैं उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की जो तरजीहात हैं वो कुछ और है। यानी इस वक्त जब दहशतगर्दी का माहौल है, लोग अपने प्यारों की लाशें दफन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो खून आलूद है। कब्र की मिट्टी भी गीली नहीं हुई साने जाफर एक्सप्रेस वालों की, और साथ ही नोशकी के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। एक बड़ी अजीब चीज़ जो और हो रही है ना, वो अब ये हो रहा है कि बीएलए अपने कैमरामैन भी रखते हैं। कलदम बीएलए जब कोई अटैक करती है तो वो साथ अपने कैमरे भी लेकर जाते हैं और वो फिल्माते हैं उस हमले को, और उसके बाद वो फिर जो नैरेटिव की लड़ाई है वो भी लड़ते हैं। यानी आईएसपीआर जो स्टेटमेंट जारी करता है, आईएसपीआर जो सबूत जारी करता है, इसी तरह से बीएलए भी अब जो है वो अपनी वीडियोस बना बना के वो साथ साथ दिखाते हैं कि जनाब ये हमने हमला किया। मिसाल के तौर पे ये जो नोशकी में बस के ऊपर अटैक किया गया, वो मुबैना तौर पे कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि ये उसी बस की वीडियोस हैं, और मुमकिन तौर पे ये उसी बस की वीडियोस हैं जिसके ऊपर हमला किया गया है। धमाके की बाकायदा वीडियो बना के दूर से और उसको फिर पोस्ट किया गया या उसको फैलाया गया। ये बीएलए अब ये भी कर रही है। बीएलए को इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में उनका मौक़िफ़ कोई भी नहीं दिखाएगा और ना बताएगा। इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको तो किसी किस्म की कवरेज की इजाज़त नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात होने के बाद भी मीडिया इंतज़ार करता है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो दहशतगर्दी के वाक़े को कवर करेंगे। तो ये जो कलदम बीएलए है दहशतगर्द, वो इस वक्त रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं। वो इन वाक़यात की वीडियोज़ बनाते हैं और उनको शेयर करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद आईएसपीआर बचने वाले मुसाफिरों के खुद इंटरव्यूज़ करवाते और करवाने के बाद उनको शेयर करते। अब इतने दिन गुजरने के बाद अगर कोई इंटरव्यूज़ आएंगे तो उनकी वो हैसियत नहीं होगी। जब वाक़या हुआ था, जब लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तो फौरी तौर पे उनके इंटरव्यूज़ किए जाते थे। तो दो मौक़िफ़ है ना, एक तो ये है कि बीएलए ने कहा कि हमने खुद ही छोड़ दिए बंदे, ख़वातीन और वो लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेज में नहीं थे, हमने आम शहरियों को खुद ही छोड़ दिया था, ये उन्होंने दावा किया था। आईएसपीआर ने दावा यह किया कि हमने ऑपरेशन के जरिए से इन सारे लोगों को छुड़वाया है। जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं जी हम तो वहाँ से खुद ही भाग कर आ गए। कुछ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दिया गया, कुछ ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन चल रहा था, लड़ाई हो रही थी दोनों तरफ की, तो हमें मौका मिला स्केप करने का, वहां से निकल के भाग कर आ गए। तो ये अलग अलग मौक़िफ़ हैं। अब आईएसपीआर को इसके ऊपर एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आना चाहिए था। उनके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर अंदाज में काउंटर करना चाहिए था। अगर कोई प्रोपेगेंडा वो समझते हैं उनके खिलाफ हो रहा है, या जो एक मीडिया वॉर चल रही है उनके खिलाफ, जिसको वो माजी में 5th जनरेशन वॉर कहते थे, तो इस पे उनको बेहतर तरीके से आना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था, और उसके बाद ऐसी बुखलाहट थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बड़ा शानदार किया फौज ने, जिस तरह से आईएसपीआर ने बताया, लेकिन मीडिया हैंडलिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, दहशतगर्दी का माहौल मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इन हालात में इस वक्त तरजीहात देखें ज़रा, जो लोग इक़्तिदार में हैं उनकी तरजीहात देखें आप, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिंध में और पंजाब में एक दूसरे के साथ हिस्से बांट रहे हैं कि जनाब जिस जगह पे हमारे उम्मीदवार ने 20,000 वोट लिए हैं ना, उस जगह पे आप हमारे उम्मीदवार को फंड्स दें, उसके कहने के ऊपर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, हमारे बंदों को जो है वो आप फैसिलिटेट करें। ये जनाब पीपल्स पार्टी पंजाब में मांग रही है। पीएमएलएन कह रही है जी ठीक है, आपको हम यहाँ पे देते हैं, बट सिंध में आप भी तो हमें हिस्सा लगाएं और हमें सिंध के अंदर हिस्सा दें। उधर बिलावल जो है वो मुबैना तौर पर खबरों के मुताबिक 9 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड्स लेकर शहबाज शरीफ साहब से उड़ गए हैं, और वो अपनी मर्जी से उन पैसों को खर्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो फंड्स अलग से लेकर उड़ गए हैं।
अब वहां का गवर्नर जाने, बिलावल जाने और वो सारे जाने। तो इनकी तरजीहात जो है वो अभी भी बंदर बांट में ही लगे हुए हैं। वजीर आजम की तरजीहात क्या है? उनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। दौरे से वापस आते हैं तो नए वजीर बना देते हैं। यानी काबीना को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब लगे हैं कि बड़ी से बड़ी काबीना मैंने करनी है, इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अमनो अमान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का हर चीज को तबाह करने के बाद, गवर्नेंस को बिल्कुल बर्बाद करने के बाद, महंगाई की चक्की में आवाम को पीसने के बाद अभी भी वो अपनी कैबिनेट को बड़ा करते जा रहे हैं। काबीना के अंदर नए से नए वज़रा वो लेकर आ रहे हैं। आर्मी चीफ है वो हॉर्स एंड कैटल शोज देख रहे हैं। सदर पाकिस्तान जो है वो गोल्फ के मैच देख रहे हैं और साथ अपने बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों को भी लेकर गए हुए हैं। यानी अगर आप आज की वीडियो देखें तो आपको अफसोस नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान की फोर्सेज का, अभी शोहदा की कब्रें जो है वो भी गीली हैं और ये बैठ के वहां पे पोलो के मैचेस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये माहौल के साथ चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहां पे देखें क्या चल रहा है। एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो मरियम नवाज पे तनकीद करे उसे चक लो, ये तरजीहात है। उधर दहशतगर्दों ने तबाही फेरी हुई है, पूरा फोकस उधर करने की बजाय अभी भी एजेंसियां उन नौजवानों को अगवा कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो मरियम नवाज पे तनकीद करते हैं। मैंने अभी राब्ता किया 2-4 लोगों से, तो मुझे पता चला कि ये नौजवान जो अगवा किए गए हैं इन्होंने रियासत के खिलाफ तो किसी किस्म का बयानिया नहीं बनाया, ये तो मरियम नवाज पे तनकीद करते थे। तो मरियम नवाज पे तनकीद की कीमत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और इदारे आएंगे और आकर बंदे को घर से उठाकर ले जाएंगे कि जनाब मरियम नवाज के ऊपर इसने तनकीद क्यों की है। और काबीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर दहशतगर्दी और हर चीज के लिए जिम्मेदार करार देने पर लगी हुई है। उनका तो काम ही ये है। वुज़रा जो है वो असेंबली में खड़े होकर लतीफे सुना रहे हैं। ये नाज़रीन इनकी तरजीहात हैं उस वक्त जब पाकिस्तान जल रहा है, उस वक्त जब पाकिस्तान में खून और आग की होली खेली जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर हमले में मसरूफ है पाकिस्तान की हुकूमत। साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि दहशतगर्द मुल्क में आग और खून की होली खेलने में मसरूफ हैं और रियासत पीटीआई के सोशल मीडिया के बच्चों को अगवा करने में मसरूफ है। मैं इन वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं। खुदा का खौफ करें और पाकिस्तान को बचाने की फिक्र करें। नाज़रीन, नून लीग ये कहती है और उन्होंने ये एक बयानिया बनाया हुआ है कि इमरान खान पाकिस्तान में दहशतगर्दी लेकर आया, लेकिन अगर आप आदादोशुमार देखें तो वो मुख्तलिफ हैं और ये आदादोशुमार हुकूमत के अपने जारी किए हुए आदादोशुमार है, कोई हमारे अपने नहीं है। साद रसूल साहब ने भी ये आदादोशुमार पेश किए हैं। मैं वहीं से आपको बता देता हूं, हुकूमत के अपने आदादोशुमार है। नून लीग कह रही है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने दहशतगर्दी खत्म की और इमरान खान दहशतगर्दी लेकर आया। आपकी अपनी हुकूमत ने जो टेररिज्म के नंबर्स दिए हैं ना, उनके मुताबिक 2021 में जो पाकिस्तान इमरान खान साहब का आखिरी साल था पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम, 2021 का जो साल था इसमें दहशतगर्दी 15 साल की कम तरीन सतह पे आ गई थी। यानी 2005-6 के बाद से लेकर 2021 तक पिछले 15 साल का जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उस डाटा में दहशतगर्दी सबसे निचले लेवल के ऊपर थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आखिरी साल था। यानी उसने दहशतगर्दी को खत्म किया था। और आपके 2024 में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है 15 साल के रिकॉर्ड में। यानी आप 15 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप शुरू हो जाएं, तो ये जो 3 हुकूमतें गुजरी हैं इनमें जो साल सबसे बेहतर था वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था 2021 में, और जो सबसे बदतरीन है वो शहबाज शरीफ साहब के ये दौरे हुकूमत में है 2024 में। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी अदादोशुमार ही इन्हें झुटला देते हैं और ये झूठे साबित हो जाते हैं। नाज़रीन, अब हुकूमत ने कुछ चीज़ों का फैसला किया। एक तो हुकूमत ये कह रही है कि हम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे और ये इजलास बुला के इसके अंदर हम सबको शामिल करेंगे। इसके अंदर जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ्स हैं उनको बुलाया जाएगा, अस्करी क़यादत इसके अंदर मौजूद होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ ये इजलास बहुत ज़रूरी है और ये बुलाया जाएगा। दूसरा, एक और भी जो है वो मनसूबा बनाया गया है कि दोबारा नेशनल एक्शन प्लान बनाकर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत की तजवीज़ है। अयाज सादिक साहब ने ये बात की है। अब मामला ये है कि एक इन हाउस मीटिंग तो होनी चाहिए जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को मौका मिलना चाहिए कि वो दहशतगर्दी के मामले के ऊपर या एजेंसियों की नाकामी के मामले के ऊपर सवाल उठाएं, शोहदा के मामले के ऊपर सवाल उठाएं और दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लेकर आया, जनरल बाजवा का इसमें कितना किरदार था, जनरल नदीम अंजुम का कितना हिस्सा था और ये क्यों बाय डिज़ाइन दहशतगर्दी वापस लेकर आए पीडीएम के दौरे हुकूमत में, इनको यहाँ पे लाकर क्यों बसाया गया और बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, क्यों वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो अगवा हो जाती है
और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं होती, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारे सवालात जो हैं वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर उठाए जाने चाहिए, जिनमें ये पूछा जाए कि जनाब अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है। और ठीक करने का रास्ता जो है वो तो ये है कि आप आवाम को एतमाद में लें, आवाम को अपने साथ खड़ा करें, ताकि आवाम आपको सपोर्ट दे। लेकिन आवाम सपोर्ट दे नहीं रही, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो पंजाब में है। और आवाम के सपोर्ट ना मिलने का गुस्सा ऐसे निकाला जा रहा है कि बंदे अगवा कर लो, इसको भी उठा लो, उसको जबरी तौर पे लापता कर लो। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान से बड़ी तेजी से नौजवानों को लापता किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इन नौजवानों की तस्वीर भी आ रही हैं, बल्कि चंद नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि चंद दिन पहले से उनको धमकाया जा रहा है, उन्हें यह कहा जा रहा है कि नताइज अच्छे नहीं होंगे, और अब वो नौजवान गायब कर दिए गए हैं, उनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है। एक नौजवान के बारे में जो है रजी ताहिर साहब ने बताया, कुछ और नौजवान हैं वो भी अगवा किए गए हैं। किन इलाकों से किए गए? ये मंगचर का इलाका है, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वहां पे धरना जारी है। मरकजी शाहरा 37 घंटों से वहां पे बंद है। पंजगूर से 2 अफराद जो है वो जबरी तौर पे लापता कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नौजवानों को लापता किया जा रहा है, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी। यानी पंजाब में ज़्यादा नौजवानों को लापता किया गया अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक, और पहली मरतबा पंजाब के नौजवान ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के चक्कर में मुल्क को दाव पे लगा दिया, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। देखिए, वो वज़ीर आला है, वो समझता है कि क्या हो रहा है, वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और शामदाना गुलजार ने बताया कि जनरल बाजवा का ये फार्मूला था, और उन्होंने ये पैगाम भिजवाया था कि अगर दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जाएगी। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के लिए या कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दों तक से हाथ मिलाना पड़े तो क्या मिलाया जा सकता है? ये जनरल बाजवा जिस वक्त गले फाड़ फाड़ के कहते थे ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम हुकूमत के अंदर भी कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, उस वक्त तभी ये खबर दी है। और ये खबर दी है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने एक और पोल खोल दिया क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि जिस जनरल बाजवा ने दिन रात ये गर्दान की हुई थी ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत अपने फैसले करने में आज़ाद है, तो उस वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को, चीज़ें महंगी करने के लिए या पेट्रोल महंगा करने के लिए जो आकर कायल किया था वो नदीम अंजुम ने किया था, जो उस वक्त के DG/ISI थे। यानी नदीम अंजुम शहबाज शरीफ को आकर कहते हैं जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, और उनके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, और फिर ये कहते हैं हमारा ना सियासत में कोई ताल्लुक है और ना हम हुकूमत के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन को शहरियत दी जाए और उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल ना किया जाए। अफगान महाजरीन हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें हमने सीने से लगाया, ताहम पॉलिसी के हवाले से हम नाकाम रहे। अफगान महाजरीन को बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए और उन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट करने से गुरेज करना चाहिए। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की शहरियत क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने कहा जनाब हम तो यानी उन्होंने कुछ तनकीद की अली अमीन गंडापुर साहब ने, और वो तनकीद भी बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी बेल्जियम में जजीरा भी ले लेता हूँ, तमाम फैसला साज अमेरिका, कनाडा, यूके की नेशनलिटी के लिए बुलबुला रहे हैं, लेकिन अगर कोई अफगानी पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो हम नहीं देते। क्या अफगानिस्तान मुल्क नहीं है? यहीं से नफरतें फैल रही हैं। देखिए, नफरतें तो फैल रही हैं और लगातार फैल रही हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें हमने सीने से लगाया। जो अफगान हमारे सूबे में हैं इनको निकालने का मुखालिफ हूँ जब तक सही बंदोबस्त ना हो। पहले इनको भेजा गया, उनकी बहुत तजलील हुई और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि सूबे के हालात इमरान खान की हुकूमत में ख़राब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मरकजी हुकूमत और इदारों की नाअहली से ख़राब हुए हैं। आर्मी चीफ से अमन व अमान की सूरत हाल पर बात कर चुका हूँ और कोई साथ नहीं देता। ये लोग अब भी PTI को तोड़ने में लगे हुए हैं। फार्म 45 वालों को इक़्तिदार में लाना जमहूरियत के साथ मजाक है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी खुलकर बात की है और उन्होंने साथ अपनी जो 1 साल की कारकर्दगी है उसके बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया कि महमूद खान कैसे पार्टी छोड़कर गए। मैंने उनको मना किया था कि आप पार्टी छोड़ के ना जाएं, लेकिन महमूद खान ने इमरान खान का पास नहीं रखा। नादरीन, ये हुकूमत बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है।
यानी मैं पहले तो आपको ज़रा बिलावल की कहानी एक सुना दूं छोटी सी, और आपने ये याद रखना है, मैं जो ख़ास तौर पे बात करूँ ना वो मेरे सिंध के जो बहन भाई हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी ये आपके पानी के हक के लिए खड़े हैं, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक धोखे का शिकार हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो जाली सदर पाकिस्तान बना फॉर्म 47 पे जीतने वालों का वोट लेकर, आसिफ अली जरदारी ने खुद मीटिंग करते हुए फौजी हुकाम के सामने बाकायदा ये हुक्म जारी किया था कि ये 6 नहरें निकाली जाएं, और इन 6 नहरों का आसिफ अली जरदारी ने नाम लिया था। और बाकायदा आसिफ अली जरदारी के अहकामात के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से यह खबर भी जारी की गई थी। तो आसिफ अली जरदारी ने सिंध के हिस्से का पानी पंजाब में खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया था। अब वो जरदारी और उसका बेटा सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम इन नहरों के खिलाफ हैं, जैसे ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम पीका के खिलाफ हैं। हालांकि पीका जो है वो बिलावल ने, उसकी बहन ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने मिलकर पास करवाया और फिर अपने अब्बू को भेजा आसिफ जरदारी को, और आसिफ अली जरदारी ने उसके ऊपर दस्तखत करके उसको कानून बना दिया। इसी तरह से नहरों वाला मामला है, ये भी बिलावल ने और उनके वालिद ने, ये दोनों ने मिलकर पानी जो है वो बनने लगा दिया। और अब इन्हें चाहिए क्या? बजट चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो ये ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं। लेकिन ये फंड्स कितने का खा जाएंगे, कहां तक खा जाएंगे? अल्टीमेटली इनको अवाम के पास आना पड़ेगा और अवाम इनका इंतजार कर रही है। अब सिंध का पानी जो है वो इन्होंने बेच दिया है, और जरदारी साहब के बेटे ने एक हुक्म जारी किया है। जरा ये हुक्म आप देखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। शर्म नहीं आ रही? खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया है और अवाम से रुजू करने का फैसला कर दिया। ओ भाई, जो नहरें निकाल रहे हैं उनको जाके मना करो, ना निकाले। खुद पहले ऑर्डर दिया कि नहरें निकालो, खुद उसके ऊपर जनाब अहकामात जारी किए, और वो तहरीरी तौर पर मौजूद है अहकामात। पहले कहते हो नहरें निकालो और बाद में अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। और इस सिलसिले में गड़ी खुदा बख्श में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। अब वो गड़ी खुदा बख्श के अंदर हर साल इनका होता है ना वो जलसा, तो वो जलसा अब अप्रैल में इन्होंने करना है, तो उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। और बिलावल ने कहा, ये पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल से खिताब करते हुए, कि पहले मरहले में शहीद जुल्फिकार दी भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। अच्छा, 27 दिसंबर से भी ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए, यह भी हुक्म जारी किया बिलावल ने। उन्होंने कहा कि इनकी जमात हुकूमत में हो या ना हो, लेकिन नहरों के मामले पर मौकिफ अपनाएगी और किसी भी सूरत नहरें कबूल नहीं करेगी। शर्म तो नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? बाप बैठ के बकायदा हुक्म जारी कर रहा है, और वो हुक्म बकायदा तहरीरी तौर पे जारी किया जा रहा है। खबरों में बकायदा खबरें टीवी चैनल्स को जारी की जा रही हैं, ट्विटर पे हर तरफ जारी की जा रही हैं, और बेटा धोखा दे रहा है जी मैं इन नहरों के खिलाफ हूं। ये इसी तरह शरीफ बरादरान ने पाकिस्तानियों को पागल बनाया था, गुड कॉप बैड कॉप खेल खेल के। तो ये लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। सिंधियों का पानी इस बाप बेटे ने बेचा है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाहिद जमात है, या जो इंटीरियर सिंध की जो कॉमप्रस जमातें हैं, इन लोगों ने, जीडीए ने, बाकी जमातों ने, इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं, जो सिंध का हारी है उसका पानी कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। जो पंजाब के जरखेज इलाके हैं, अगर ग्रीन पाकिस्तान का कोई इनिशिएटिव लेकर आना है तो वहां लेकर आओ ना। ये ले जाके चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर जहां पे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, वहां पे कौन सी खेती बाड़ी का शौक पूरा हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो फसलें लग रही हैं ना, मैं उन पर भी तहकीक करवा रहा हूं। थोड़े दिनों में मैं आपको चीजें बताऊंगा ये कौन सी फसलें लग रही हैं। ये लगाया जा रहा है, एक चारा है जिसको हे कहते हैं, या जिसको लूसन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पानी पीता है। दुनिया के कई ममालिक ने इसको लगाने से मना कर दिया है। अब जो अरबों के मवेशी हैं उनको ये चारा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बड़ा जबरदस्त चारा है, लिहाजा इस चारे के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। और पाकिस्तान को तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारा पानी जाया होता है या नहीं होता। उनका चारा लगना चाहिए, हमारी गंदम पूरी हो या ना हो, उनका चारा लगना चाहिए। उनके जानवर भूखे नहीं मरने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी भूखे मर जाएं। ये इनकी तरजीहात हैं। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ML1 का नाज़रीन एक मनसूबा है, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन का पूरा एक मनसूबा है जो पेशावर से लेकर कराची केमाड़ी तक, पेशावर में कंटोनमेंट से लेकर कराची केमाड़ी तक, ये ML1 का एक मनसूबा है कि फास्ट ट्रेन एक चलेगी। पाकिस्तान बड़े अरसे से इस पर काम करना चाह रहा है। तो चीन इसका इन्वेस्टर था। अब चीनी सरमायाकार जो है वो आ नहीं रहे,
बार बार बात होती है इसके ऊपर, चीनी सरमायाकार आते नहीं हैं। वजह पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी और पूरी ट्रेन जब अगवा हो जाती है तो फिर सरमायाकार कहां से आते हैं। तो एहसन इकबाल कहते हैं जी चीन इसके अंदर पैसा डालेगा। फिर हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे मिनिस्टर बनाया, उन्होंने कहा जी यूएई इसके अंदर पैसा डालेगा, यानी अमारात इसके अंदर पैसा डालेगा और उनका पैसा इसके अंदर आएगा। और अब कह रहे हैं जी हम खुद बना लेंगे, खुद ही इसके ऊपर पैसा डाल देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली इनको पैसा कौन देने वाला है और इतना बड़ा मनसूबा ये खुद से कैसे बना सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है, इनको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। और इस माहौल में जिस मुल्क में ट्रेन ही अगवा हो जाती है वहां ट्रेन के मनसूबे के लिए कोई इन्वेस्टर आएगा? जिस मुल्क में एयरलाइन एक पहिए के बगैर उतर जाती है उस मुल्क में उस एयरलाइन को खरीदेगा? ये तो मुझे लगता है कि जानबूझ के पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। हर शोबे में पाकिस्तान को नीचे लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया में कम तरीन हो जाए। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक खबर है, ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, यहाँ पे मैं वीलॉग ख़त्म कर दूंगा। आप अंदाज़ा कर लें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनकी अकल कितनी है। यानी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बयान जारी किया है कि पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे कि हमने बिजली सस्ती करनी है। फिटे मुँह भाई, मैं इस पर क्या कहूँ अब। यानी पेट्रोल सस्ता नहीं करना, हमने आपकी खाल यहाँ से नहीं यहाँ से उतारनी है। यानी पेट्रोल में खाल उतारेंगे, बिजली में भी आपकी कम उतारेंगे, फिर बिजली में उतारेंगे और पेट्रोल में भी उतारेंगे, फिर हर तरफ से खाल उतारेंगे। वैसे मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये इनको क्लाउन ये इतने सारे मिले कहां से, जोकर लागे बैठा दिए सारे के सारे इक़्तिदार के अंदर। मुझे लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही बंदे सूट करते हैं जो अपनी ज़हनी सलाहियत में एस्टेब्लिशमेंट से भी थोड़े निचले लेवल के हों। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।